प्रीवियस क्लास की बात करें तो मैंने आपको डायपोल मोमेंट बताया था, साथ साथ में कौन कौन से एप्लीकेशन होती है डायपोल मोमेंट की, वो भी एक्सप्लेन करी थी अपन। आगे आज चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हो? एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हो? एमओटी कहते हैं। भैया आपने वीबीटी पढ़ ली, आपने वीएसीपीआर अपन ने डिस्कस कर ली, साथ में अपन ने डिस्कस कर लिया हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट थ्योरी आती है इस चैप्टर की, वो आती है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप क्या कहते हो? एमओटी। क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है एमओटी की, रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो अकॉर्डिंग टू अगर वीबीटी देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 is diamagnetic element, diamagnetic molecule. बट एमओटी के अकॉर्डिंग बात करें कि एमओटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो एमओटी की रिक्वायरमेंट इसके लिए पड़ी कि एमओटी ने एक्सप्लेन करा पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल। के रिक्वायरमेंट क्या थी, इसका मेन एम क्या था एमओटी का? तो सबसे पहली अगर बात करें तो टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 के पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या क्या और बताया, टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ odd electron molecule like NO2। और क्या चीज बताता है अपने को एमओटी? टू एक्सप्लेन existence of molecules like Li2, B2, C2 etc। तो ये चीजें एक्सप्लेन करता है जनरली एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या क्या चीजें? पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, एग्जिस्टेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को बताता है। और क्या बताता है ये? एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल लाइक Li2, B2, C2 एक्सेट्रा। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, अपन किसकी स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि एमओटी। अब कहता क्या है एमओटी? एमओटी के मेन पोस्टुलेट क्या है? एमओटी कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। सेकंड इसका पोस्टुलेट क्या है? कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं आपके पास, तो उतने ही क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल भरे जाएंगे। कि सर ऑफबो प्रिंसिपल क्या था? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा था कौन कौन से लॉज आते हैं। एक आपके पास था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड आपके पास था हुंड्स रूल, और थर्ड आपके पास कौन सा था? थर्ड आपके पास था N+L। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी, कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल करेंगे। यानी कि पाउलीज प्रिंसिपल भी लागू होगा वहां पे, N+L भी रूल लागू होगा, और आपके पास हुंड्स रूल भी क्या होगा? वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो पोस्टुलेट एक बार वापस में रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या रीजन थे। कि सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट क्यों रही। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर को एक्सप्लेन करना था,
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल लाइक NO2 इनके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करना था। मॉलिक्यूल लाइक Li2, B2, C2 एटसेट्रा इनके एग्जिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करना था। इसके कारण से अपन क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन है वो ऑलवेज किससे होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, क्योंकि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एंड थर्ड वन क्या था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो वो अकॉर्डिंग टू ऑफबो प्रिंसिपल भरे जाएंगे। और फोर्थ क्या था, फोर्थ आपके पास एक और आ जाता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ओवरलैपिंग होती है वो LCAO के अकॉर्डिंग होती है। LCAO के अकॉर्डिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो अकॉर्डिंग टू LCAO। कि सर क्या होता है LCAO, तो आइए देखते हैं क्या होता है। LCO मीन्स क्या होता है आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, LCAO के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होगा। अब क्या कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड विद ईच अदर, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उनके वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया आपके पास, एम्पलीट्यूड, कि उनके वेव फंक्शन जो है वो ऐड भी हो सकता है और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कि जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं तो उनका जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन या तो ऐड होगा और या क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। यानी कि टू टाइप के फिनोमिना वहां प्रेजेंट होंगे, यानी कि या तो एडिशन होगा और या आपके पास वहां पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब वेव फंक्शन होता क्या है, आपने वो पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इन द वेव फॉर्म ऑफ, वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो मैंने कहा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कि सर उसको अपन साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साई को अपन क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं, या इसको आप क्या कह दोगे, एम्पलीट्यूड कह दोगे। वेव फंक्शन या इसको अपन क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड। कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव नेचर प्रेजेंट होती है, वेव की फॉर्म में क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। तो मैंने कहा ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड, जिसको अपन साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये से क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जिसको आप क्या कह सकते हो, एम्पलीट्यूड। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे तो वहां पे दो टाइप के फिनोमिना हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं तो दो टाइप के फिनोमिना प्रेजेंट हो सकते हैं। एक आपके पास आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड आपके पास आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो वेव फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो आपस में ऐड होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है
कि जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है वो आपस में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। यहां पे क्या होगा, वेव फंक्शन का एडिशन, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, यहां पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, या तो ऐड होंगे या आपके पास क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो उस एडिशन में और उस सब्ट्रैक्शन में दो टाइप के आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक को आप कहते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड को आप कहते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो दोबारा बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा वो LCAO के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है कि जब भी दो एटम या जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करेंगे तो उनका जो वेव फंक्शन है, यानी कि उनका जो एम्पलीट्यूड है, उनका एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो जब एडिशन होता है तो उसको कहते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसको क्या कह देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंस, यहाँ पे वेव फंक्शन का एडिशन होगा, यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब कैसे होता है आइए देखते हैं आगे पर। कि मैं अगर बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मान लीजिए कि आपके पास ए, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, बी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है वो आपके पास क्या होंगे, ऐड होंगे। इस टाइप के इंटरफेरेंस को अपन कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इसमें क्या रहता है, ये जो है वो आपके पास ए एटम, ये आपके पास बी एटम, इससे आपको क्या मिला कि सर हमें मिला ए बी। अगर मान लीजिए कि इसका जो वेव फंक्शन है वो साई ए है, इसका वेव फंक्शन आपके पास साई बी है, और इसका वेव फंक्शन आपके पास साई ए बी है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि साई ए बी इक्वल्स टू आपके पास साई ए प्लस आपके पास क्या रहेगा, साई बी रहेगा। इस टाइप के इंटरफेरेंस को अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहां पे वेव फंक्शन जो है उनका एडिशन होता है। वेव फंक्शन का क्या होता है, आपके पास एडिशन होता है। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने कहा वेव फंक्शन का और एम्पलीट्यूड का हमेशा क्या होता है, एडिशन होता है। तो होगा क्या इसमें, देखिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उसकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। इससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, ये सेकंड एटम का न्यूक्लियस, और यहां पे आपके मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। आपके पास दोनों जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स कम हो जाएगा, मतलब इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इनकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। कि सर एनर्जी कम क्यों रहती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में कभी भी रिपल्शन फोर्स जो है वो आपके पास क्या होगा, बहुत कम। रिपल्शन फोर्स कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसका रीजन क्या रहता है? इसका रीजन है कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उनमें दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है वो आपके पास क्या रहेगा, मिनिमम। और अगर रिपल्शन मिनिमम रहता है, रिपल्शन अगर आपके पास मिनिमम है तो एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। और एनर्जी अगर कम है तो आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। रिपल्शन कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इस टाइप के इंटरफेरेंस से कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उससे होता है BMO, जिसको आप कहते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि ओवरलैप होंगे, मैंने कहा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक 1s और दूसरा 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए आपके पास, 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपके पास कितने होंगे, 2। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो फॉर्मेशन किससे होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो मिनिमम रहती है और स्टेबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मीनिंग आपके पास एम्पलीट्यूड, ये क्या रहता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिएगा कैसे, ये आपके पास कोई एटम A, ये आपके पास एटम B, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। वो किस में रहता है कि जब आपके पास एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में हो वो ऐड होगा, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव में। यहाँ पे क्या रहता है, एक पॉजिटिव में और एक आपके पास क्या रहता है, नेगेटिव। तो जो आपके पास फाइनल AB मॉलिक्यूल का आएगा, ये आपके पास होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जिस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसको अपन क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में,
कि आपके पास क्या है, एटम ए है, एटम बी है, इसके ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा मिनिमम एक नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन का मीनिंग क्या हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो, जीरो हो, उसको आप क्या कहते हो, नोडल प्लेन कहते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे जो है दोनों जो एटम जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसको अपन क्या कहते हैं कि भैया उसकी स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या रहेगी, कम। तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मिनिमम रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मिनिमम रहेगी तो रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस अगर इंक्रीज होगा तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस से जो आपके पास बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको अपन कहते हैं एबीएमओ, यानी कि फुल फॉर्म बोले तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। तो एनर्जी किसकी ज्यादा की सर, एनर्जी जो है वो बीएमओ की ज्यादा होती है या एबीएमओ की। तो मैंने कहा भैया ये बीएमओ की आपके पास एनर्जी जो है वो कम होगी और एबीएमओ की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कि सर क्यों रहेगी, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसके कारण से वहां पे दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स मिनिमम होता है, और रिपल्शन फोर्स अगर मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम और स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। एंटी बॉन्डिंग वाले केस में क्या रहता है कि दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपके पास मिनिमम रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम यानी कि न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। रिपल्शन अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम। तो उस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप क्या कहते हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक आपके पास आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा आपके पास आता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन दैट एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका रीजन क्या रहता है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीजन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो देखिएगा अगर अपन डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो जो कंस्ट्रक्टिव होती है यानी कि जो बीएमओ वाली ओवरलैपिंग होती है तो उसमें हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जैसे एसएस के बीच में करवा रहे हो कि सर एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो इसमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगी, ये बीएमओ के केस में होगा।
ABMO के केस में कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव होती है, तो एक आपके पास पॉजिटिव और दूसरा आपके पास क्या रहता है, नेगेटिव। इसके सर P का कैसे होगा, तो P का देखिएगा कि जैसे ये PP को एक्सियल हो रहा है आपके पास, तो PP को एक्सियल हो रहा है तो ये पॉजिटिव। अब सर इस साइड पॉजिटिव लिखा है तो इस साइड पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड आपके पास नेगेटिव। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग, ये कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव, और इससे हमेशा कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, BMO का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अगर इसकी अगर आप बात करें माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे हमेशा कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर सर कोलेटरल हो रहा हो तो कोलेटरल हो रहा तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना कि सर ऐसा हो जाए तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा और ऐसा हो जाए तो हमेशा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। ये हमेशा कंडीशन कौन से ऑर्बिटल के लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। और ये कंडीशन जो है वो आपके पास किसके लिए है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, यानी कि ABMO के लिए। तो BMO में हमेशा कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि साइन जो है वो आपके पास सेम रहेंगे, तभी तो ऐड होगा। 2 + 2 ही तो 4 होता है, 2 - 2 तो 4 होता नहीं है। तो एडिशन हो रहा है वहां पे एम्पलीट्यूड का और या फिर वेव फंक्शन का, तो वो कब होगा, जब साइन सेम होंगे। अब अगर आपने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस, प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा कि 4 - 2, तो उससे हमेशा कम होता है। 2 + 2 करें तो आपके पास 4, 2 - 2 करें तो हमेशा आपके पास 0। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ऐड होना, वहां पे एम्पलीट्यूड जो है या वेव फंक्शन जो है वो ऐड होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आपके पास माइनस होगा, यानी कि अपोजिट साइन वाले आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने करा प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास अपोजिट साइन वाले करेंगे। यहाँ पे ध्यान है ना, प्लस माइनस, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इस टाइप की ओवरलैपिंग से होगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इस टाइप की ओवरलैपिंग से और इस टाइप की ओवरलैपिंग से होगा। आपको पता है कि जैसे N2 की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास, कि सर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहता है कि सर एक सिग्मा और 2 पाई रहते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इससे होगा, फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इससे होगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास कोलेटरल ओवरलैपिंग कह देते हैं उसको, और उसको आप क्या कह देते हो, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी बात एक और अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है। तो जो एस ऑर्बिटल है उसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो आपके पास सिग्मा, और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसके आगे सिंबलाइज हमेशा पाई करेंगे। वैसे अपन जैसे जैसे डायग्राम बनाएंगे आप सीख जाओगे कि सिग्मा कब यूज करते हैं और कब पाई यूज करते हैं। सेकंड, आपके पास क्या रह रहा है कि जब भी आप क्या करते हो, आपके पास ओवरलैपिंग वो आ जाती है कि सर उसमें डिस्ट्रक्टिव है, तो डिस्ट्रक्टिव में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नोडल प्लेन का फॉर्मेशन जरूर होगा, कि नोडल प्लेन बनेगा। नोडल प्लेन मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो, 0 हो, तो वहां पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव में रहेगा। कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, तभी न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और उसकी एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसका। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, अपने पास टाइम भी बहुत कम है। कि जैसे आपके पास आ गया एक 1s ऑर्बिटल, एक 1s ऑर्बिटल, यानी कि 1s1 1s1 मान लीजिए। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। एक यहाँ पे आपके पास कौन सा रहेगा, ABMO, और ये आपके पास कौन सा रहेगा, BM। यानी कि एनर्जी सबसे कम इसकी है तो BMO यहाँ आएगा, और ABMO आपके पास कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। BMO को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब पाई का होगा तो पाई और पाई स्टार से इसको अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। तो बाकी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को जो भी क्लास होगी उसमें अपन सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।